शब्द शक्ति एक तरह से देखा जाए तो बहुत सीधा सा टॉपिक है, और अगर एक तरह से देखा जाए तो बहुत कठिन टॉपिक है। वो कैसे जब क्वेश्चन आता है तब पता चलता है। तो सबसे पहले परिभाषा से पहले हम इसकी बात करते हैं, नाम क्या है? शब्द शक्ति यानी कि शब्द की ताकत, शब्द की पावर। शब्द में कितनी ताकत होती है? बहुत सारी ताकत होती है। मैं कहूँ यहाँ आ, तो यहाँ आ कहा तभी तो आप यहाँ आओगे। अगर मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा और मैं चाहूंगा यहाँ जाओ, किसे आऊँ? शब्द की ताकत से तो है आप, यानी कि वो शब्द निश्चित है भाई, यहाँ आने के लिए ये शब्द बोले जाते हैं, तभी तो वो व्यक्ति यहाँ आएगा। तो यहाँ देखो परिभाषा समझते हैं इसको कि बुद्धि की वह क्रिया अथवा व्यापार जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के निहित अर्थ का ज्ञान कराए, शब्द शक्ति कहलाती है। यानी कि कोई वाक्य हम लिखते हैं जैसे कि राम खाना खाता है, राम भोजन कर रहा है, तो वो एक वाक्य हो गया पूरा। अब उसमें जैसे कि भोजन शब्द आ गया, उसमें आया ना कि बुद्धि की वह क्रिया, अभी क्रिया जो कर रहे हैं अपन कि राम खाना खाता, एक पूरा वाक्य है, उसमें खाना शब्द आया है या भोजन शब्द आया है, तो वो व्यापार जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के निहित अर्थ, अब वाक्य में प्रयुक्त शब्द है भोजन। अब भोजन का हमें पता चला ना कि भोजन पूरा जो व्यंजन होते हैं, पूरे रोटी खान, रोटी सब्जी वगैरह सब क्या होता है, वो पूरा भोजन होता है। तो हमने बुद्धि से पूरा दिमाग लगा के पता चला ना भोजन का मतलब ये होता है। वो शब्द की ताकत, वो शब्द शक्ति होती है। तो ये आपको याद रखना कि बुद्धि की वह क्रिया अथवा व्यापार, क्रिया या कोई व्यापार, और व्यापार का मतलब बुद्धि से हम जो सोचते हैं वो, जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के निहित अर्थ का हमें ज्ञान कराए कि वो उसका अर्थ क्या है। 3 वाक्य लेते हैं हम, देखिए 3 वाक्यों आपको पूरा समझ आ जाएगा। मैं यहां लिखता हूं कि गधा घास चर रहा, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखता हूं मेरा मित्र गधा है। तीसरा वाक्य लिखते हैं हम कि इस देश में गधों, क्या है देखिए, इस देश में गधे तो, हाँ, इस देश में गधे तो घास चरते हैं और घोड़े भूखे मरते हैं। 3 वाक्य है। अब समझो इसको, तीनों वाक्यों में एक शब्द मिलेगा आपको, गधा गधा गधा, लेकिन तीनों में अर्थ तीनों का अलग अलग है। यहां पर अगर सिंपल कहें हम गधा, तो हम जानते हैं भाई गधा एक पशु होता है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, एक पूंछ होती है, डेचू डेचू करके वो, हाँ, उसे गधा कहते हैं ना। लेकिन जब वाक्य में प्रयुक्त हुआ शब्द, तो उस वाक्य के भाव के आधार पर उसका अर्थ लेना पड़ेगा अपने को, तभी उसका पता चलेगा कि कौन सा गधा है, कौन सा गधा है। गधा घास चरता है, इसमें तो सिंपल पता चल गया कि ये इस गधे का मतलब क्या है, जो पशु होता है ना ओरिजिनल गधा वो है। बिल्कुल शब्द की ताकत देखो आप, यहां शब्द की ताकत देखना आप कि मेरा मित्र गधा है, तो कोई मारो भाई लोग थोड़ी सी दोषी, वो मतलब कान बड़ा बड़ा, 4 पंख है, वो पशु कोई मारो भाई लोग नहीं। कोई मेरा मित्र है जो मूर्ख है, तो मैं कहा मेरा मित्र तो गधा है यानी कि मूर्ख है, तो यहाँ इस गधे का क्या है, मूर्ख। देखो दोनों जगह अर्थ बदल गया। तो इस शब्द की जो ताकत है, ये जो शब्द शक्ति और क्या है। तीसरा वाक्य देखो, इस देश में गधे तो घास चरते हैं और घोड़े भूखे मरते हैं। गधे का मतलब क्या है, जो अकुशल लोग होते हैं ना, अकुशल लोग जो मतलब कम मेहनती होते हैं, अकुशल होते हैं, काम कम करते हैं वो। और घोड़े से मतलब है कुशल, मेहनती भी कर सकते हो आप, कुशल या मेहनती लोग। तो ये जो यहाँ पर जो दूसरा शब्द घोड़े आया है, किसके लिए आया है, मेहनती लोगों के लिए, परिश्रमी लोगों के लिए आया है। किसके लिए आया है, मेहनती या परिश्रमी लोगों के लिए। इसका मतलब क्या है, इसका तीसरा अर्थ लेंगे अपन।
इस देश में गधे तो घास चरते हैं और घोड़े भूखे मरते हैं, मतलब इस देश में अव्यवस्था है। तीसरा अर्थ क्या लिया अपन ने भाई, अपन ने ना तो गधे लिया ना घोड़े लिया, यहाँ पर शब्द तीसरा आ गया, अन्य अर्थ आ गया, क्या आया, अव्यवस्था। अव्यवस्था तो तीनों में देखो आप, गधे तो है लेकिन गधा तो केवल एक बार पशु के रूप में आया यहाँ पर, दूसरी जगह उसका अर्थ क्या है, मूर्ख है, तीसरी जगह इसका अर्थ क्या है, इस पूरे वाक्य का अगला सेंटेंस बन क्या, अगला अर्थ निकल गया, अन्य अर्थ निकल गया, अव्यवस्था है। शब्द की ताकत समझ में आए थोड़ी बहुत भाई। गधे से 3 वाक्य बन गए और तीनों में अलग अलग अर्थ आ रहा है। हर जगह गधा वो 4 पैरों वाला पशु नहीं आता है, वाक्य के ऊपर निर्भर करता है। तो ये देखो आप, बुद्धि की वह क्रिया अथवा व्यापार जो वाक्य में निहित प्रयुक्त शब्दों, वाक्य में व्यापार जो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों, अब वाक्य में शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं के निहित अर्थ का, उनके भीतर जो अर्थ है, यहाँ पर इसका अर्थ है मूर्ख, यहाँ पर इसका अर्थ है पशु, यहाँ पर इनका अर्थ है अव्यवस्था, उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रयुक्त शब्दों के निहित अर्थ का ज्ञान कराए, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द शक्ति करते हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखो शब्द शक्ति परिभाषा आपने समझ ली, उसके बाद आते हैं कि शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा का मतलब होता है कि वाक्य में जो शब्द होते हैं उनका मूल अर्थ ही वहां पर प्रकट हो रहा हो। मूल अर्थ का मतलब कोशगत अर्थ, कोश में जो अर्थ हो ना, शब्द कोश में जो सामान्यता अर्थ लिया जाता है वही। लक्षणा का मतलब लक्ष्यार्थ, कोशगत अर्थ तो नहीं लिया जाए और उसकी जगह उसका दूसरा अर्थ लिया जाए, वो होता है लक्ष्यार्थ। और व्यंजना में न तो मुख्य अर्थ लिया जाए न अन्य, वो क्या कहते हैं, एक तो मुख्य अर्थ भी न लिया जाए और लक्ष्य वाला भी नहीं, कोई अन्य तीसरा अर्थ लिया जाए, वहां होती है व्यंजना। तीनों वाक्य के हिसाब से समझना। आप परिभाषा भी हम पर लिखेंगे इनकी। कमल खिल गया, सीधी सी बात है, कमल का अपने आप क्या अर्थ लिया, पुष्प। कमल का मतलब क्या होता है, फूल है कमल, कमल खिल गया, भाई खिलेगा क्या, कमल पुष्प भी तो खिलेगा ना। तो यहाँ बिल्कुल सीधा सा अपने शब्दगत जो अर्थ होता है वही लिया है हमने, मुख्य अर्थ लिया है। इनके जो शब्द कोश में भी कमल ढूंढोगे तो आपको कमल का मतलब फूल ही मिलेगा, तो फूल खिल गया। यहाँ देखो आप लक्षणा में कि सीता कमल मुखी है, यानी कि सीता का मुख कमल के समान है, या फूल थोड़ी आ रहा है, अर्थ क्या आ रहा है, सुंदरता। जैसे कमल का फूल सुंदर होता है ना, वैसे सीता का मुख क्या है, सुंदर है। तो यहाँ पर लक्षण क्या है, सुंदर। यहाँ पर ये थोड़े आ रहा है कि सीता कमल का फूल है, यहाँ पर पुष्प का कोई मतलब नहीं रहा है यहाँ पर, यानी कि मुख्यार्थ बाधित हो गया, लक्ष्यार्थ कोई दूसरा अर्थ लिया गया है। लिया कि नहीं लिया, क्योंकि वाक्य के आधार पर क्या कहा, सीता का मुख किसके समान है, कमल के समान है। तो कमल सुंदर होता है, मुख भी सुंदर होता है, तो ये होती है लक्षणा शब्द शक्ति। व्यंजना, संध्या हो गई। मान लीजिए 2 मित्र हैं, जैसे कपिल और सूरज है, ये रोज शाम को घूमने जाते हैं, डेली जाते हैं, इनका नियम मान लो भाई 6 बजे और ये घूमने जाएंगे। अब कपिल सूरज के पास गया और इसने जाकर कहा शाम की 6 बज रही थी, सूरज संध्या हो गई। तो सूरज ये थोड़ी लेगा भाई शाम पड़ गई, सूरज क्या लेगा, घूमने चलने का समय हो गया। अब घूमने चलने का समय हो गया, यहाँ पर है क्या, कहीं पर तीसरा अर्थ लिया है ना अपन ने। संध्या का मतलब तुम्हें शाम होना है, ये तो अपन जानते हैं, नॉर्मल है। लेकिन अगर मान लो कहीं पर वाक्य में ये भाव आ रहा हो कि डेली व्यक्ति जा रहा है और उसका डेली उनके लिए अर्थ हो गया कि मान लो शाम होते ही टन घंटी की आवाज बजने लग जाए, आप क्या कहोगे, आरती होने लगी, आरती का समय हो गया। अगर अभी दोपहर में घंटी की आवाज बाजेगी तो हम आरती का समय हो गया, ये तो कहोगे ना, खाना को माँ तो बढ़ रहे हो दिन में दोपहरी में। और शाम को जैसे टन की आवाज आएगी, आप समझेंगे यार आरती का समय हो गया, वो फिक्स हो गया, वो चीजें उनके लिए फिक्स हो गई। जैसे कि आरती का समय होगा, वो टन बजते हैं, अपने दिमाग में ये करता आएगा कि आरती का समय हो गया। शाम को डेली जाते थे, एक दिन कहेंगे संध्या हो गई, मतलब घूमने चलने का समय हो गया। तो ये इसमें कौन सी शब्द शक्ति होती है, फिर व्यंजना शब्द शक्ति। तो ये तीनों भेद है। अब नंबर 1 भेद देखो आप, अभिधा शब्द शक्ति।